नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम बाबा साहब के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुविज्ञ थे, राजनीतिज्ञ, वकील, संविधान विशेषज्ञ, समाज सुधारक, दार्शनिक, विधिवेता। तो बाबा साहब का जो जीवन है, उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं, तो वो है संघर्ष। कि आप संघर्ष करके, इन्होंने खुद ने संघर्ष करके जो है इतना सब कुछ हासिल किया। बचपन में एक साधारण से परिवार में जो इनका जन्म हुआ। पिताजी इनके ब्रिटिश सरकार की सेना में थे और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इनका परिवार आ गया बम्बई, मुंबई या बम्बई, उस टाइम बम्बई, अब मुंबई। तो वहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई, प्रारंभिक एजुकेशन हुई। हालांकि जातिगत रूप से अगर देखें तो उस समय की जो एक पिछड़ी जाति, दलित जाति में इनका जन्म हुआ था। और आज से 100 सवा 100 साल पहले आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भारत जंजीरों की, जो दासता की जंजीरें हैं, जो गुलामी की बेड़ियां हैं, उसमें जकड़ा हुआ था। और समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, पाखंड और जातिगत जो छुआछूत है, भेदभाव है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो था। उन परिस्थितियों में बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई में ये होशियार थे, पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि थी। तो कहते भी हैं कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, और सच्चे दिल से अगर कोशिश की जाए तो कोई ना कोई मदद करने वाला भी मिल जाता है। तो आर्थिक परिस्थितियाँ साधारण और कमज़ोर होने के कारण आगे की जो पढ़ाई थी वो कर पाना मुश्किल हो रहा था। और उस समय हम सामाजिक परिस्थितियों को भी अगर देखें तो भी बहुत विकट थी, इनके खिलाफ थी। तो फिर भी जो बड़ौदा के हैं, जो राजा थे वहाँ के, उस समय शासक थे, उन्होंने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की। और कॉलेज एजुकेशन होने के बाद में इंटेलिजेंट तो थे ही, पढ़ाई में बहुत रुचि थी, गहन अध्ययन करते थे, तो ये चले गए फिर अ, अमेरिका। अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की, अर्थशास्त्र से डिग्री हासिल की, पीएचडी की। उसके बाद में लंदन से भी जो है इन्होंने एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद में बैरिस्टर यानी एडवोकेट, वकील की डिग्री भी लेकर आए। और बहुत सारे विषयों पर इन्होंने शोध कार्य किया। बहुत सारी अपने जीवन में उन्होंने पुस्तकें लिखी, बहुत सारे समाचार पत्र निकाले, और दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उस समय हालांकि आज़ादी का कार्य जो है, आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी नेता संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी भी उसमें जो अपनी भूमिका निभा रहे थे। परंतु बाबा साहब जो है, उनका जो मुख्य था वो था कि भारत चलो आज़ाद हो जाएगा, परंतु जो सामाजिक विकट परिस्थितियां हैं, जो छुआछूत है, भेदभाव है, यानी इंसान को ही इंसान से कमतर समझा जा रहा है, अ, भारतवासी है और भारतवासी के रूप में उसकी कद्र नहीं है, तो वैसी आज़ादी किस काम की। तो इस प्रकार से वो बार बार कहते थे कि आज़ादी तो मिले, परंतु इस जातिगत जो भेदभाव है उससे भी आज़ादी जो हो मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनका बड़े बड़े नेताओं से और से इनका बहस वाद विवाद भी होता रहता था। उस समय समस्या ऐसी थी, एक तरफ अंग्रेज सत्ते से लड़ना है, दूसरी तरफ समाज में सुधार भी करना है। हालांकि गांधी जी भी अपने स्तर पे और अन्य तमाम समाज सुधारक भी प्रयास कर रहे थे, और बाबा साहब ने भी अपने हिसाब से उसमें सुधार का प्रयास किया। बस बाबा साहब जो है, इनके गांव के नाम के हिसाब से इनका जो सरनेम है वो अम्बा वाडेकर ऐसा कुछ लगाया गया। उसके बाद में इनके जो शिक्षक थे, कृष्ण जी प्रिय शिक्षक, उन्होंने अम्बेडकर जो है उच्चारण की दृष्टि के हिसाब से अम्बेडकर सरनेम जुड़वाया। और जो है ये इन्होंने शुरुआत से लेके और आगे तक संघर्ष किया। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान जो संविधान सभा बन रही थी, तो संविधान निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका रही। पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे। और थोड़े से पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में जैसे इनका जो विवाह है वो वहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में ही। फिर उनकी जो प्रथम पत्नी है, उनका निधन हो गया था, स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य कारणों से।
कुछ समय बाद बाबा साहब जो है उनका भी इतना ज़्यादा रूटीन व्यस्त रहता था, और इतना सारा अध्ययन कार्य, इतने सारे शोध कार्य और सब राजनीतिक जीवन और तमाम, उस कारण ये भी थोड़े थोड़े बीमार रहने लग गए थे। कहा जाता है कि मधुमेह जो है, डायबिटीज़ की इनको प्रॉब्लम थी। तो कुछ स्वास्थ्य कारणों के बाद में जो है एक डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा था। उसके बाद में 1948 के आसपास जो डॉक्टर, महिला डॉक्टर है, उनसे इन्होंने दूसरी शादी की। प्रथम पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। और 1956 में जो है बाबा साहब का लगभग 65.5 वर्ष की उम्र में जो है शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उससे पहले ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे। इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो है वो जातिगत रूप से जो भेदभाव है, जिसमें कि समानता नहीं है। इस्लाम में भी इन्होंने कहा कि इसी प्रकार से जातिगत जो है वो समानता नहीं है, और महिलाओं को भी अधिकार कम है। तो इन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे वर्षों के दिन के बाद बौद्ध धर्म जो है वो लगा कि उसमें किसी प्रकार की कोई असमानता देखने को नहीं मिलती। तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में भारत और विश्व में जो है मनाया जाता है। और इनका महापरिनिर्वाण जो है, यानी कि इनका जो पंच तत्वों में शरीर विलीन हुआ, वो जो दिवस है 6 दिसंबर 1956, वो दिन था। और इनको भारत रत्न भी दिया गया 1990 में। और अगर इन पर अगर आप अध्ययन करें तो एक अपने आप में आप पीएचडी कर सकते हैं। अ, कोई उसकी जो है कोई सीमा नहीं, इनका इतना व्यापक जीवन इनका रहा है। और इतनी सारी इनके पास ज्ञान, डिग्रियां, डिप्लोमा, भाषाओं के जानकार थे। तो एक बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था, प्रखर वक्ता थे। और उस समय के समाज से भी इनको संघर्ष करना पड़ा। और उधर अंग्रेज भी कूटनीतिक चालें चल रहे थे, विभाजन की कोशिश कर रहे थे। जैसे कम्युनल अवार्ड दिया था, यानी कि वो एक तरह से जैसे मुस्लिम और सिख और उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया था, जैसे वे दलितों को भी अलग से प्रतिनिधित्व देके और एक अलग समाज से जो है ना पूरी तरह से कट करना चाहते थे। उसको लेकर फिर गांधी जी और इनके बीच में जो है थोड़ा एक विवाद की स्थिति आई। फिर समझौता हुआ, पूना समझौता। तो वो सब तमाम जो चीज़ें हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे। तो पुनः कुछ चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएगी। और कुछ और भी महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जो है आपको मिलेगी। तो बाबा साहब की अगर हम बात करें तो बचपन का नाम इनका भीवा या भीमा जो था, और पूरा नाम जो है इनका भीमराव रामजी आम्बेडकर जो है वो है। 14 अप्रैल का वो ऐतिहासिक दिन जब इनका जन्म हुआ, 1891। 1891 के सन को आप एक और फैक्ट से, ऐतिहासिक फैक्ट से आप याद रख सकते हो। एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, आपने पहले पढ़ा होगा। हम जब तिलक के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने उस बिल का विरोध किया था, कुछ ने उनका समर्थन किया था। इसमें बाल विवाह की आयु की सीमा को जो है वो बढ़ाया गया था। तो 1891 का सन आप याद रख लेना, ध्यान में रहे आपके। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, तो उसके 6 साल बाद, या नेहरू जी से 2 साल बाद, तो कैसे भी आप ध्यान में रखें। और इनका जो महापरिनिर्वाण है, इनकी जो मृत्यु है, वो हुई 6 दिसंबर। तो महापरिनिर्वाण दिवस, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है देह का विलीन हो जाना, शांत हो जाना, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 1956, ठीक है। तो 1956 की आप राजस्थान में आप एकीकरण की घटना में पढ़ते हैं, वो सन से आप जोड़ के याद रख लें। तो इनका जीवन काल अगर हम देखें तो लगभग 56 साल और 9 साल, यानी लगभग 65.5 वर्ष के आसपास इनका जो है जीवन काल रहा। जन्म इनका हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ था। लोकप्रिय नाम इनको डॉक्टर बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुज्ञ थे, विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीति शास्त्री थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।
न्याय मंत्री वो थे और भारतीय संविधान के जनक जो है वो माने जाते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और अमेरिका यूएसए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में अलग अलग यूनिवर्सिटी से। अब आप सोचिए आज के टाइम में ही लंदन जाकर एडमिशन लेना या अमेरिका जाना बहुत ऐसे कोई आसान काम नहीं है। तो आज से 100 सवा 100 साल पहले वहाँ जाना और एक उच्च परिवार में, न कि साधारण परिवार, और एक उस समय की दलित जाति में जन्म लेकर और जो है इस प्रकार की उपलब्धि उन्होंने हासिल की, तो वाकई एक संघर्ष जज्बा था इनका। और अर्थशास्त्र में की और विधि यानी कानून में, अर्थशास्त्र में और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किया, यानी पीएचडी भी की। ठीक है, यहाँ एक एक पीएचडी भी लोगों से पार मुश्किल से पड़ती है ना। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन शुरुआत में शिक्षा को समर्पित कर दिया था। इनको लगता था कि भाई, इनका कहना था कि शिक्षा ही एक ऐसा जो है साधन है जिससे कि वो अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे और लगभग 60 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया था और भारत के संविधान का पिता के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भारत समेत तमाम दुनिया में मनाई जाती है और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इनकी अगर जाति की बात करें तो महार जाति यानी हिंदू धर्म में ही महार जाति में इनका जन्म हुआ। पिताजी इनके रामोजी सकपाल थे, रामोजी सकपाल। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। पिता जो है रामजी या रामोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और सूबेदार के पद तक पहुंचे थे और यहाँ काम करते हुए सूबेदार पहुंचे थे। और पिताजी ने स्कूल में उनका नाम यानी सरनेम आम्बडवेकर लिखवाया था, जो कि आम्बडवे गांव से संबंधित था। उनका जो गांव था ना संबंधित, वहां के उसके हिसाब से। अंबेडकर जी 64 विषयों से मास्टर थे, एमए 64 विषय। इनके पास 34 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये आप उनके परिवार की फोटो देख पा रहे हैं, जहाँ पे बीच में बाबा साहब है, इनका प्यारा सा कुत्ता है, इधर इनका फैमिली है, ये इनका बेटा है यशवंत, और इनमें यहाँ माता पिताजी और पत्नी। तो पत्नी जो है वो रमाबाई थी। रमाबाई का देहांत 1935 के आसपास लगभग हो गया था और उसके बाद में उन्होंने कुछ समय बाद जो है सविता बाई से उन्होंने विवाह किया था। अंबेडकर जी की डॉक्टर थी ये, शारदा नाम था, शारदा कबीर, शारदा कबीर था। और विवाह के बाद में इन्होंने अपना नाम सविता जो है वो सविता अंबेडकर नाम अपना लिया था। सविता जी की अगर हम बात करें तो ये सविता जी हैं, जो कि शारदा कबीर या डॉक्टर सविता बाई, इनका निधन 2003 में हुआ। पुत्र इंदु, पुत्र यशवंत। गुरु, बाबा साहब अपने गुरुओं में एक तो महात्मा बुद्ध को मानते ही हैं, इनके विचारों से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म से बचपन से ही इनका रुझान पैदा हो गया था। और कबीरदास को भी मानते हैं। कबीरदास का जो कुरीतियों के ऊपर सीधा सीधा जो सटीक प्रहार करते हैं, उससे बड़े प्रभावित थे। और महात्मा ज्योतिबा फूले को भी ये जो अपना गुरु मानते थे। तो फिर शुरुआत में इनका परिवार एमपी में था और फिर बम्बई चला आया। इनके गुरुजी थे, शिक्षक थे कृष्ण जी केशव। तो कृष्ण जी ने इनको सुझाव, जो इनका नाम जो था अम्बाडवेकर, उसका थोड़ा सा संशोधन करके अम्बाडवेकर की जगह उन्होंने अंबेडकर शब्द जो है वो जोड़ दिया, अंबेडकर। ये आप देख पा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं बाबा साहब। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा, सतारा जो है वहां पे सरकारी स्कूल में हुई, सतारा महाराष्ट्र में। अब इनकी ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये आगे बढ़े हुए पले बढ़े, तो ज़्यादातर गतिविधियां का केंद्र महाराष्ट्र रहेगा। 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। अब देखिए 8 और 9 यानी कि 17 साल की एज में। और बड़ौदा के शासक सियाजी गायकवाड़ की आर्थिक मदद से अर्थशास्त्र में स्नातक किया, क्योंकि
कॉलेज में पढ़ने के लिए मान लो घर से स्थिति कमज़ोर हो, साधारण हो, तो फिर छात्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने जो है छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई बड़ौदा के शासक छियाजी गायकवाड़। आप इनका नाम ज़रूर याद रखें। तो यहाँ आप शासक का नाम भी ध्यान में रखें, छात्रवृत्ति प्रदान की। उसके बाद की बात करें 1913 में छियाजी गायकवाड़ द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका से एमए और पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। अम्बेडकर जी को सेना सचिव के पद पर कार्य किया उन्होंने। फिर इन्होंने कुछ समय जो है नौकरी की, परंतु वहाँ पर भी सामाजिक रूप से जो भेदभाव किया जाता था उस कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में वो फिर जो है प्रोफेसर बने राजनीति और अर्थशास्त्र के एडम हेन कॉलेज बम्बई में। अब उनका जो है लेखन कार्य शुरू हुआ। 1920 में इन्होंने मूक नायक, मूक यानी मौन, जो बोलता नहीं हो मूक, नायक यानी हीरो, आदर्श, तो मूक नायक जो है एक पत्र निकाला। तो ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखें। 1920 में कोल्हापुर के शासक साहू जी महाराज चतुर्थ की छात्रवृत्ति इनको फिर से मिली और ये लंदन जाकर 1922 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर आए। पहले इनकी छात्रवृत्ति जो है वो रुक गई थी, बड़ौदा के जो नरेश के द्वारा मिल रही थी। इस वजह से इनके बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, परंतु इनका जुनून जो है वो कम नहीं हुआ। इनको समय का इंतजार था और कुछ समय बाद वापस जब छात्रवृत्ति इश्यू हुई तो उन्होंने जो है वो अपनी डिग्री पूरी की। 1923 में अंबेडकर जी ने लंदन से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, जिसकी विषय वस्तु थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये इनका थीसिस है, शोध है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी को लेकर आगे जो आरबीआई है उससे संबंधित भूमिका भी बनी। तो अर्थशास्त्र से पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय बने। अंबेडकर जी की पुस्तक या थीसिस, शोध द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये आप याद रखें, आरबीआई की स्थापना का आधार बनी आगे। और भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। अब वो बम्बई में, अब वो राजनीति में आ गए हैं। और बम्बई में जैसे विधान सभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं ना, तो विधान परिषद में सदस्य मनोनीत इनको किया गया, नामित किया। और लंबे समय तक ये इस पद पर रहे, 1926 से लेके 1936 तक जो है विधान परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद में हम बात करें आगे, 1927 में कोरेगांव, ये आपको याद रखना है, कोरेगांव में जय स्तंभ या विजय स्तंभ, इन्होंने एक स्तंभ बनवाया उनकी याद में। इनकी जो 1 जनवरी 1927 से कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां महार समुदाय से संबंधित, यानी इन्हीं के जो समुदाय से संबंधित जो सैनिक थे और जिन्होंने बलिदान दिया था युद्धों में और में, तो उनकी याद में जो है एक शिलालेख खुदवाया और कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बना। तो ये आप कोरेगांव जो है वो जरूर याद रखें। कोरेगांव में इन्होंने जो है जय स्तंभ या विजय स्तंभ जो है वो बनवाया। 1927 में ही हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां जो है वो जलाई गई। मनुस्मृति की प्रतियां जलाने के पीछे कारण ये था कि मनुस्मृति के कुछ भागों में जो है जाति प्रथा या जो कट्टरता है उसकी वकालत जो है वो की गई है, तो इस हिसाब से जो है उसके विरोध। 1930 में अंबेडकर जी ने 3 महीनों की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। यहाँ पर भी क्या था कि उस समय, उस जमाने में मंदिरों में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तथाकथित निम्न जातियों को, या फिर जैसे जो तालाब वगैरह होते थे गांव के, उनमें पानी पीने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये भी एक संघर्ष था। जैसे व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा, तो ईश्वर तो सबके हैं, भगवान तो सबके हैं, परंतु उनको अलग रखा जा रहा है, तो एक जो है इसमें निश्चित रूप से नकारात्मकता पैदा होती है। तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह इन्होंने किया। हजारों की संख्या में इनके साथ में अनुयायी थे। मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ, परंतु जो है ये पूरा प्लान था कि मंदिर में प्रवेश मिल जाएगा। हालांकि हिंसा नहीं की इन्होंने, कोई भी हिंसक घटना नहीं की,
और था कि भाई इतना सारा दबाव बनेगा तो मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे, परंतु मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने द्वार नहीं खोले मंदिर के, तो यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। 1930 में अम्बेडकर जी ने महाड़ गांव में तालाब से पानी भरने के लिए आंदोलन चलाया कि भाई जो दलित है, जो जातियों को जिनको अछूत कहा जा रहा है, उनको भी पानी भरने का अधिकार दिया जाए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। हालांकि अभी भी गोलमेज सम्मेलन होते हैं वैसे तो। निर्मला सीतारमण जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज की स्थिति में भी लंदन गए हुए हैं, परंतु इतिहास के हिसाब से देखें तो आपको तीन ही गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं। एक तो 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32, 30, 31, 32। इसमें गांधी जी ने केवल दूसरे वाले में भाग लिया था, गांधी जी। और जिन्ना और है तो उन्होंने भी भाग लिया था इन सम्मेलनों में। और उसके बाद में कई राजस्थान के राजाओं में, जैसे मान लो राजस्थान के जो राजा है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने लिया था। अपने अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए और दलित वर्ग का नेतृत्व किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लंदन में आयोजित हुए थे, प्रधानमंत्री वहां बैठा करता था ब्रिटेन का। अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई जो गांधी जी है वो दलितों का जो मुद्दा है उसको जो है उठा नहीं रहे, इनका ये मानना था। अगस्त 1931 में गांधी जी और अंबेडकर जी की पहली मुलाकात हुई। कहाँ पे? बम्बई के मणि भवन में। दिसंबर 1931 में बाबा साहब ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे। आप जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा हो जाएगी। सितंबर 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच कम्युनल अवार्ड को लेकर पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता हुआ। गांधी इस समय पूना की येरवडा या येरवडा जेल में थे। पूना पैक्ट क्या था? पूना यानी महाराष्ट्र में है पूना। पूना में जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट बोलते हैं। क्या था ये समझौता? इसमें यह हुआ था कि 1932 में जब गांधी जी भी सम्मेलन में भाग लेने गए थे दूसरे वाले, तो अंग्रेज उस समय जो है रेमजे मैकडोनाल्ड जो है वहां का था। एक रेमजे मैकडोनाल्ड, प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड, उसने ये कहा कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन सभा बना दी जाए। दलितों हेतु पृथक निर्वाचन। इसमें क्या होना था कि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो एक अलग ही प्रत्याशी होगा जो दलित होगा और उसको वोट केवल दलित देंगे। जैसा ऐसा पहले हो चुका था 1919 में, मुस्लिमों के लिए ऐसा कर चुके थे वो, कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा, केवल मुस्लिम वोट देंगे और उन्हीं के प्रति वो जवाबदेही होगा। इस प्रकार से तो ये एक प्रकार से धार्मिक और सामाजिक रूप से तोड़ने का प्रयास था। तो अब अंबेडकर का ये मानना था कि वे दलितों को इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है मुख्य धारा में लाने के लिए। और गांधी जी का ये कहना था कि भाई ये बहुत गलत है, इससे हिंदू समाज और बंट जाएगा और टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी अड़ गए कि भाई ये समझौता हम लागू नहीं होने देंगे। और अंबेडकर जी कह रहे थे कि इसके अलावा और कोई उपाय लग नहीं रहा है कि जिससे कि भाई दलितों के लिए कोई तीव्र गति से सुधार हो सके। ऐसे तो बहुत समय लगेगा सुधार होने में, सामाजिक जो सोच है वो बदल नहीं रही है, क्या किया जाए। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो है वो चलता रहा संघर्ष। अम्बेडकर जी तैयार नहीं थे मानने के लिए। फिर गांधी जी के पास में लास्ट में जो एक हथियार था वो था अनशन। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगातार कई दिनों तक उनकी वो भूख हड़ताल चलती रही। अब धीरे धीरे क्या है, ऐसा लगने लगा कि भी गांधी जी जो है वो हो सकता है उनका इस प्रकार से देहांत भी हो जाए। अगर अनशन नहीं तुड़वाया गया तो फिर मरना ही है। तो फिर क्या हुआ कि समाज में एक बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया। अंबेडकर जी के खिलाफ भी एक नकारात्मक माहौल पैदा होने लग गया, उन पर एक प्रेशर पड़ने लग गया कि भाई आपको जो है अब गांधी जी से समझौता कर लेना चाहिए। दोनों को बैठ के, ये दोनों नेता ही देश हित में काम कर रहे हैं, ठीक है, मांगे अपनी अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है, तो दोनों को बैठ के समझौता करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर जो है बाबा साहब तैयार हो गए और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में
जेल में ही वो उनकी मुलाकात हुई और समझौता हुआ। जेल में अनशन कर दिया था इन्होंने, फिर इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और समझौता था पूना पैक्ट। क्या हुआ उस समझौते में? उसमें ये कहा गया कि भाई पृथक निर्वाचन न देकर आरक्षण दे दिया जाए। कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में होता है ना कि भाई किसी स्थान से मान लो चुनाव होना है विधायक का या सरपंच का, एमपी का, तो वहां से सीट जो है वो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए या एसटी के लिए आरक्षित कर दी जाती है। अब उम्मीदवार जो है वो अनुसूचित जाति का होगा, परंतु वोट सब लोग उसको देते हैं। जनरल भी देगा, मुस्लिम भी देगा, सब देते हैं। ऐसे ही वो विकास कार्य भी करवाते हैं तो सबके लिए करवाते हैं क्योंकि वोट सबने दिया है। तो इस प्रकार से ये जो पद्धति थी वो वहां पे अपनाई गई और ये कहा गया कि प्रांतीय विधायिका में पहले उनकी 78 सीटें थी, उसको बढ़ाकर 148 सीटें जो है वो आरक्षित कर दी। इस प्रकार का वो एक बीच का रास्ता जो निकाला गया। केंद्र, हालांकि अंबेडकर जी तो इससे बाद में भी नाराज रहे गांधी जी से कि वे दबाव में लाकर जो है समझौता करवा दिया, परंतु अगर हम देखें दूरगामी परिणामों की दृष्टि से तो ये समझौता जो है वो एक अंग्रेजों की जो चाल थी समाज को अलग करने की, तोड़ने की, उस चाल को इसने विफल कर दिया समझो। केंद्रीय विधान परिषद में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। हालांकि बाबा साहब ने आगे जाकर स्टेट ऑफ माइनॉरिटी एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, उसमें इन्होंने पूना पैक्ट पर नाराजगी व्यक्त की थी। 1932 में अंबेडकर जी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल रहे। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से राजनीति और समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। उसके बाद में इन्होंने एक घर बनवाया अपना बम्बई में, शानदार घर, 3 मंजिला घर है जिसको नाम दिया गया राजगृह है। राजगृह है क्या है? जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मगध की राजधानी जो है ना राजगृह है, पाटलिपुत्र। तो राजगृह है जो है वो ऐसे एक तरह से प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। तो उन्होंने अपने घर का नाम भी राजगृह रखा। 3 मंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी। तो ये बम्बई में इन्होंने बनाया। घर का नाम क्या रखा? राजगृह। और पुस्तकों के ये प्रेमी थे, ज्ञान जो है अर्जन करने में विश्वास रखते थे। ज्ञान के बलबूते ही देश और दुनिया में जो है इनका नाम था। तो इनके घर में 50,000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय था, जो कि इतना बड़ा निजी विश्वविद्यालय जो है और कहीं नहीं था, सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय। 1935 में ही नासिक, नासिक महाराष्ट्र, इन्होंने घोषणा की कि भाई मैं कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को अपना सकता हूँ। हालांकि अपनाया नहीं, घोषणा की कि मैं छोड़ूंगा, कभी भी छोड़ सकता हूँ। अब जो है हालांकि धर्म परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लगभग 20-21 साल बाद जो धर्म परिवर्तन किया, परंतु उन्होंने घोषणा उस समय कर दी थी, कह दिया था। उनका यह कहना था कि भाई हिंदू धर्म में मुख्यतः जो जातिगत जो है, यानी जाति को कहते हैं जाति ऐसी है जो कभी जाति नहीं, तो इस प्रकार से जो है उसको लेकर इनमें रोष था। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। ये भी आप याद रखना, लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, जो 1937 में केंद्रीय जो चुनाव हुए विधानसभा के उसमें 13 सीटें जीती। 1937 में प्रांतीय चुनाव में दलित वर्ग के 17 प्रत्याशी आरक्षित सीटों पर खड़े हुए, जिनमें से 14 प्रत्याशी जीत कर आए। 1937 से 42 तक अंबेडकर जी मुंबई विधानसभा के सदस्य रहे। पहले विधान परिषद के थे 26 से 36, फिर 37 से 42 जो है ये जैसे एमएलए बोलते हैं ना, विधायक, तो विधानसभा के सदस्य रहे। 1942 से 46 तक अंबेडकर जी गवर्नर, जो गवर्नर होता था, उसके कार्यकारिणी परिषद में सदस्य के रूप में कार्य किया और कुछ समय बाद श्रम मंत्री भी बनाए गए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। तो ये भी आप याद रखना, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, एक ये हो गया, एक स्वतंत्र लेबर पार्टी हो गई। इस प्रकार से 1946 में अंबेडकर जी ने पीपुल्स एजुकेशन पार्टी की स्थापना की।
ये भी है पीपुल्स एजुकेशन, जन शिक्षा। केंद्रीय चुनाव में अंबेडकर जी मुंबई से चुनाव लड़े, परंतु फिर वो पराजित हो गए। फिर जो है क्या हुआ कि संविधान सभा का सदस्य तो बनाना था, तो क्योंकि ऐसे जो है संविधान विशेषज्ञ की भी संविधान सभा में बहुत ज़रूरत थी, तो कांग्रेस ने फिर M.R. जयकर से अपनी सीट खाली करवाई और वहां से अंबेडकर जी को जिताकर संविधान सभा पहुंचवाया। ये वो तस्वीर है जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसकी प्रतिलिपि जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बाबा साहब के द्वारा सौंपी जा रही है और हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध तस्वीर है। 29 अगस्त 1947 में अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का, जो कश्मीर में लगा था और अभी हटा 2019 में, उसका उन्होंने उस समय विरोध किया था। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिलना था। साथ ही अंबेडकर जी जो है वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। इस समान नागरिक संहिता जो है वो होनी चाहिए। अंबेडकर जी को नीला रंग पसंद था और आप ज़्यादातर उनकी कोई फोटो देखते हैं आज तो नीले रंग में ही देखी जाए। जो मैंने पहन रखा है इसे थोड़ा सा गहरा नीला आप मान सकते हैं। ये कोट और सूट पहनते थे ज़्यादातर, इसलिए उन्हें कहने पर नीले रंग के अशोक चक्र को तिरंगे झंडे में शामिल किया गया। गांधी जी के कहने पर स्वतंत्र भारत के गांधी जी की सलाह थी कि भाई विधि मंत्री, कानून मंत्री जो है, इनसे बड़ा और कोई विद्वान है नहीं, तो विधि मंत्री, कानून मंत्री अंबेडकर जी को बनाया गया। ये आप ध्यान रखें, भारत के पहले कानून मंत्री विधि। 1951 में हिंदू कोड बिल, उस पर विचार किया गया, फिर कानून बना जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 55 56 आदि आए थे, तो उन पर विवाद हो रहा था। तो फिर इन्होंने जो है मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1952 में आम चुनाव हुए पहली बार। पहले तो जो सरकार बनी थी तो वो तो संविधान सभा थी और उससे पहले अंतरिम सरकार थी। तो 52 के जो आम चुनाव हुए यानी भारत के प्रथम चुनाव, उसमें उत्तर मध्य मुंबई से ज्यादातर इनका कार्य क्षेत्र फिर मुंबई ही रहा। इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन नारायण साडौबा काजोलकर इनके सामने, ये कांग्रेस पार्टी से थे, तो बाबा साहब जो चुनाव पराजित हो गए। अंबेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा भी, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, तो राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद के सदस्य बने थे। यानी फिर वो लोकसभा का जब चुनाव हार गए तो वो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए और 2 बार जो है राज्यसभा के सदस्य बने थे। पहला कार्यकाल तो उन्होंने पूरा कर लिया था 1952 से 1956 तक का, 52 से 53 54 55 56, यानी कि शुरुआत होगी ना 52 से, ऐसे करके। वैसे होता है 6 साल का होता है कार्यकाल तो ये, परंतु वो जैसा भी उसका वो शुरुआत में रहा होगा सिस्टम। फिर दूसरा कार्यकाल जो है वो 1956 से उनका शुरू हुआ था और 62 तक था, परंतु बीच में ही उनका देहावसान जो है 1956 में ही हो गया था, दिसंबर में, 6 दिसंबर। तो इस कारण जो है ये कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अब इसी दरमियान उनका जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो था रुझान वो बढ़ता जा रहा था और प्लानिंग थी कि भी किस प्रकार से जल्द से जल्द बौद्ध धर्म को ग्रहण किया जाए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सम्मेलन हो रहे थे उनमें इन्होंने भाग लिया। जैसे 1954 में ये तीसरे बौद्ध सम्मेलन भाग लेने रंगून गए। उसके बाद में अगला जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने नेपाल की राजधानी काठमांडू गए और यहीं पर इनको बोधिसत्व की उपाधि भी जो है उस सम्मेलन में दी गई, यानी जो बौद्ध धर्म का अच्छा ज्ञाता हो। 1954 के बाद फिर महात्मा बुद्ध की एक पेंटिंग भी इन्होंने, खुली हुई आंखों की पेंटिंग भी इन्होंने बनाई थी। 14 अक्टूबर 1956, ये आपको याद रखना है, 1956 नागपुर, नागपुर शहर में, नागपुर भी महाराष्ट्र में ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह आयोजित किया। तो नागपुर में जो है वो एक बड़ा सम्मेलन हुआ, सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 1956 में अम्बेडकर जी ने उसी नारा के
भिक्षु महास्तवीर चंद्रमणि चंद्रमणि ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनके साथ में लाखों की संख्या में अनुयायी थे। पहले चरण में 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर और 3 लाख, ऐसा बता के कुल 11 लाख जो है, 11 लाख इनके जो अनुयायियों ने भी साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो यहीं पर नागपुर में ही एक दीक्षा भूमि स्तूप बना हुआ है, दीक्षा भूमि। तो ये दीक्षा भूमि स्तूप नागपुर में है और यहीं पर जो है वो कार्यक्रम इसके पास ही आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 11 लाख लोगों ने कुल धर्म परिवर्तन किया था। साथ में उस दिन 5 लाख थे, फिर 2-3 दिन बाद और ऐसे करके कुल। फिर जो है ये घटना तो है कब की, अक्टूबर की, है ना। तो उस समय तक बाबा साहब काफ़ी बीमार रहने लग गए थे, मधुमेह की समस्या थी और थोड़ी चलने फिरने की भी कठिनाई थी। उपचार उनका चल रहा था। जो डॉक्टर है उनकी पत्नी, वही इनका पहले इलाज जो है वो शुरुआत में देखा करती थी। फिर इनको सलाह दी गई कि भाई अब आप जो है थोड़ा घर का खाना मिल जाए, थोड़ी देखभाल करने वाला हो, और साथ में चिकित्सक इलाज भी हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिर जो है सविता जिसे ही इन्होंने फिर शादी कर ली थी 1948 में। और 1956 में ही 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। और इनका जो समाधि स्थल है वो, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो कोई बौद्ध भिक्षु है या कोई बोधिसत्व है, तो उसकी मृत्यु के बाद में उनकी समाधि स्थल के ऊपर स्तूप बनाया जाता है। तो उसे चैत्य भूमि जो है वो कहा जाता है, स्तूप या चैत्य। चैत्य हालांकि प्राचीन काल में जहाँ पूजा पाठ होते थे वो चैत्य थे, और स्तूप जो है वो जैसे विदिशा या मान लो कहीं और जो जितने भी सांची का स्तूप है और वो सब, तो वो महात्मा बुद्ध के ऊपर बने हुए हैं। तो वैसे इनके जो समाधि स्थल वो कहलाती है चैत्य भूमि। मुंबई में है, महाराष्ट्र में, आप याद रखें। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, आप कहें तो मैं थोड़ा जूम जो है उसको कर देता हूँ, आप अच्छे से देख पाएँ इसको। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, अम्बेडकर जी का नाम लिखा हुआ, और ये सब, ये इसको देखो आप, थोड़ा संरचना जो है वो गुंबद आकार में। और जैसे आप मध्य प्रदेश का आपने सांची का स्तूप का देखा तो दरवाजा वगैरह जैसे है, गेट की संरचना डिजाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से। तो एक बौद्ध शैली की एक विशेषता है ये, तो इसमें ये बनाया गया है। अंबेडकर जी को गरीबों का मसीहा इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा। इनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को ये महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है वैसे महापरिनिर्वाण। फिर कुछ समय, साल भर बाद, इनके अनुयायियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर आगे जाकर इनके जो पोते हैं वो भी राजनीति में आए और लोकसभा सदस्य भी रहे, कुछ लेखक भी बने इनके परिवार में आगे जाके, एन शिवराज। अंबेडकर जी को मरणोपरांत फिर 1990 में जो है भारत रत्न दिया गया था, 1990। इनके समाचार पत्रों की बात करें तो जैसे कुछ फोटो भी मैंने ली है, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक हो गया, जनता, समता। तो ऐसे आप ध्यान में रखें, मूक नायक, समता, समता है ना, समानता, जनता, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत। तो इस प्रकार से तो ये आप नाम ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया, और जिसमें मूक नायक हो गई 1920 शुरुआत वाली, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता, प्रबुद्ध भारत आदि इसमें शामिल है। फिर इनकी पुस्तकों की बात करें लिखी हुई, तो एक बहुत बड़ी लंबी सूची है, 30-35 किताबें आती है वैसे, परंतु आपको सारी मान लो याद रखने में कठिनाई हो तो मेन मेन आपको याद करवा देते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो आपको याद रखनी ही है। स्पीच प्रिपेयर्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, MA, देखो PhD, और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें ना। इसमें आप जैसे देखें, इसका मतलब होता है एनिहिलेशन यानी विनाश,
यानी जाति प्रथा का अंत या विनाश, जाति प्रथा। ठीक है, तो इनकी किताबों के आप नाम देख लो। एक तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर इनके विचार, एक तो ये किताब हो गई। फिर जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा तो इनके अपने विचार थे। तो दूसरा है पाकिस्तान ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान पर इनका मानना था कि भाई अगर साथ में रहकर नहीं रह सकते दोनों समुदाय, और जिस प्रकार से अगर हिंसा हो तो उसके बजाय तो फिर देश अलग होना ही ठीक है। पाकिस्तान ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान का पार्टीशन तो ये तो पाकिस्तान को लेकर है। दूसरा कास्ट इन इंडिया, फिर कास्ट को लेकर तो उन्होंने किया ही था ना, मेन संघर्ष इनका मुद्दा वो था, तो कास्ट को लेकर आप ध्यान में रख लेना। बुद्ध, बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध एंड हिज धम्मा, धम्मा यानी धर्म। अनटचेबल, अनटचेबल, अनटचेबिलिटी एक बड़ी विकट सामाजिक समस्या थी, छुआछूत, तो द अनटचेबल। हु वर शूद्राज, वे शूद्राज जो है वो कौन थे, शूद्र, तो चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैंने कहा भाई शूद्र कौन है, इस प्रकार से उन्हें उस पर एक किताब लिखी। रीडल्स इन हिंदुइज्म, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे ना, गांधी जी और जिन्ना, गांधी जिन्ना, इन पर भी इन्होंने किताब लिखी। बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये इनकी अंतिम किताब मानी जाती है, बुद्ध के ऊपर और कार्ल मार्क्स। जब इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, उस दरमियान भी, उससे ठीक एक दो दिन पहले तक भी लेखन कार्य जारी था। वेटिंग फॉर द वीजा, ये है आत्मकथा है, ये वीजा, वीजा नाम से आप ध्यान में रखें। और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये हमने पहले पढ़ी थी, इकोनॉमी पर इनकी थीसिस थी, जो आरबीआई की स्थापना का आधार बनी। अनहिलेशन, अभी हमने फोटो देखी, यानी विनाश, अंत ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश। वोट, नहीं वाट, वाट क्या, वाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये भी अनटचेबल्स जो है उनके लिए क्या किया, है ना। तो इस प्रकार से अब है अंबेडकर जी के कथन। किताबें आप जैसे सारी, वैसे तो आप पढ़, एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगी, चार पांच इनमें से जरूर इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान में रखना, याद रह जाएगी आपको। देखो एक बार पुनः देख लो, जैसे जाति प्रथा का अंत हो गया, पाकिस्तान से संबंधित हो गया, बुद्ध से संबंधित हो गया, गांधी जी के ऊपर भी हो गई, और उसके अलावा ये ज़्यादातर ये इस टाइप की किताबें, तो याद रह जाएगा आपको, ऑप्शन देख के आप पहचान लोगे। अम्बेडकर जी के कथन, वैसे तो इनके बहुत सारे कथन हैं, मैंने यहाँ दो चार आप लिए हैं, कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। दूसरा कथन, मैं बुद्ध के धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ, इससे किसी भी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है, उसका धर्म कोई होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। इनका मानना था कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। सभी धर्मों के घनिष्ठ गहन अध्ययन के 25 वर्षों के बाद, यानी उन्होंने 1935 में घोषणा की थी, उससे पहले धर्म के ऊपर अध्ययन करने लग गए थे, यह दृढ़ विश्वास जो है इनका बढ़ गया है। अगला कथन है, मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। यानी जो शिक्षा प्रणाली बनाई गई है संविधान में, उससे ये बहुत, तो उससे बहुत प्रेरित थे, बहुत प्रसन्न थे। तो इस प्रकार से हमने बाबा साहब के जो जीवन है, उनके जो कार्य है, उनकी रचनाएं हैं, उसके बारे में हमने एक विहंगम दृष्टि इस पर डाली है। महत्वपूर्ण तथ्यों को एग्जाम की दृष्टि से यहाँ आपके सामने रखा गया है, और निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न जो है इनमें से बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।